गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रेनू मौर्य कलेक्टर कॉलोनी म्यूनसिपल हिंदी सेकेंडरी स्कूल से आज आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का 15th चैप्टर सजीवों की जीवन प्रक्रियाएं इस पार्ट को पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में हम वनस्पतियों से संबंधित जीवन प्रक्रियाएं जैसे परिवहन, उत्सर्जन और समन्वय इन घटकों को पढ़ना शुरू करेंगे। आज हम सिर्फ परिवहन और उत्सर्जन पढ़ने वाले हैं। वनस्पतियों में परिवहन किस प्रकार होता है? वह क्रिया जिसमें एक भाग में संश्लेषित या अवशोषित पदार्थ दूसरे भाग तक पहुंचाया जाता है, इसे हम परिवहन कहते हैं। वनस्पतियों में परिवहन होने वाले महत्वपूर्ण पदार्थ इस प्रकार हैं: खनिज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, जल, पत्तियों में तैयार होने वाले भोज्य पदार्थ जैसे स्टार्च इत्यादि। संवहनी ऊतक जैसे जलवाहिनियाँ और रसवाहिनियाँ, इनकी सहायता से उपर्युक्त दिए गए पदार्थों का परिवहन होता है। इस परिवहन ऊतक को हम संवहनी ऊतक कहते हैं। वनस्पतियों में जल का परिवहन मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है: मूलीय दाब व वाष्पोत्सर्जन के द्वारा। मूलीय दाब पर आधारित एक छोटा सा प्रयोग है जिसे हम अभी देखेंगे। उसके आधार पर हमें यह कंसेप्ट समझ में आएगा कि वनस्पतियाँ अपनी जड़ों द्वारा जो मिट्टी में होती हैं, मिट्टी से खनिज और जल का अवशोषण करती हैं और पौधे के हर एक भाग में यह पहुंचाया जाता है। इस प्रयोग के माध्यम से हम यह समझ पाएंगे कि यह होता है, हमें दिखाई नहीं देता मगर यह होता है। इस प्रयोग को हम देखेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि पौधे किस प्रकार मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। साहित्य में हमें किन किन वस्तुओं की ज़रूरत है? उसमें है 2 पौधे, 2 कांच के गिलास, रंजक द्रव सैफरन या यूसिन और ड्रॉपर। चलिए प्रयोग को हम शुरू करते हैं। 2 पौधे लेने हैं। इन 2 पौधों को 2 अलग अलग कांच के गिलास में जल भरकर हम डाल देंगे। एक गिलास में हम रंजक द्रव्य डालेंगे जिससे वह कलरफुल हो जाएगा। पौधों को डाल देना है कांच के गिलास में और हमें 2 से 3 घंटों तक उन्हें ऐसे ही रख देना है। 2 से 3 घंटों के बाद जब हम इन पौधों का निरीक्षण करेंगे तब हम यह देखेंगे कि दोनों पौधों में क्या फ़र्क है। पहले वाला ग्लास जिसमें रंजक द्रव्य नहीं मिलाया गया था, उसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन जो दूसरा ग्लास है जिसमें हमने रंजक द्रव डाला था, हम देख सकते हैं कि उसकी पत्तियां लाल रंग की हो गई हैं। इससे यह सिद्ध होता है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पौधे अपनी जड़ों द्वारा पानी के साथ साथ खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं। यहाँ पर पानी में जो रंजक द्रव्य था वह हमें पत्तियों में दिखाई देता है। प्राकृतिक अवस्था में जड़ें पानी का अवशोषण करती हैं और पत्तियों के हर एक भाग तक पहुँचाती हैं। वनस्पतियाँ अपना भोज्य पदार्थ तनों में, जड़ों में इकट्ठा करती हैं। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं। मूली दाब द्वारा जल का वहन किस प्रकार होता है, इसे हम देखेंगे। अभी अभी हमने देखा है कि जड़ों द्वारा जल और खनिज का अवशोषण होता है, तो जड़ों में यह पानी प्रवेश कैसे करता है? उसके 2 मार्ग होते हैं। जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं में पानी सीधे कोशिकाओं से होते हुए जल वाहिनी तक पहुंचता है। इस मार्ग को हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति के मार्ग से जड़ों में प्रवेश करता है पानी।
जलवाहिनियों तक पहुंचता है। इसे हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। यहाँ पर जो रेड और ब्लू कलर के जो मार्किंग दिखाए गए हैं उसके आधार पर आप देख पाएंगे कि सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे किस प्रकार है। एपोप्लास्टिक पाथवे दर्शाने के लिए यहाँ पर रेड लाइन है और ब्लू लाइन जो है वो सीधे कोशिकाओं से होते हुए जलवाहिनियों तक पहुँच रहा है। इसे हम इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। पानी प्रवेश करता है कोशिका भित्ति के मार्ग से, इसे हम एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। पानी कोशिकाओं से होते हुए जलवाहिनियों तक पहुंचता है, इसे हम सिम्प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। ये होता क्यों है? मूली दाब क्या होता है? जड़ वो मिट्टी में जल और खनिजों के संपर्क में रहते हैं। जड़ के बाहर का जो क्षेत्र है वो निम्न सांद्रता वाला होता है और अंदर का जो क्षेत्र है वह उच्च सांद्रता वाला होता है, जिसे हम परिसरण कहते हैं। निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की तरफ लवणों का, जल का जो मूवमेंट होता है उसे हम परिसरण कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मूलीय दाब कहते हैं। इसे और अच्छे तरीके से हम आगे की स्लाइड में पढ़ रहे हैं। जल के परिवहन की प्रक्रिया किस प्रकार होती है। 2 मार्ग हमने पहले ही पढ़ लिए हैं, अब हम थोड़ा सा उसका थियरी पढ़ते हैं। जड़ों की कोशिकाएं जमीन के पानी और खनिज के संपर्क में रहती हैं। जड़ों के अंदर और बाहर सांद्रता का अंतर होता है, इसलिए सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए पानी व खनिज जड़ों में प्रवेश करते हैं। इन 2 मार्गों को हम सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक पाथवे कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सटी हुई कोशिकाओं पर दाब का निर्माण होता है, इसे हम मूलीय दाब कहते हैं। सांद्रता का अंतर मिटाने के लिए पानी व खनिज निरंतर आगे जलवाहिनियों तक धकेल दिए जाते हैं। इस प्रकार पानी का स्तंभ तैयार होता है। यह दाब झाड़ियों, छोटी वनस्पतियों तथा छोटे वृक्षों में पानी ऊपर चढ़ाने के लिए पर्याप्त होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे जलवाहिनियाँ किस प्रकार कार्य करती हैं। इस वीडियो के ख़त्म होते होते हम यह समझ पाएंगे कि जलवाहिनियाँ किस प्रकार पौधे के सभी भागों तक जल और खनिज पहुँचाती हैं। जड़ें मिट्टी और जल के संपर्क में रहती हैं। जड़ों पर छोटे छोटे मूल रोम होते हैं, इसे हम देख सकते हैं। लवण और पानी इन मूल रोमों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। इसका अवशोषण 2 मार्गों द्वारा होता है, इसे हम और डिटेल में देख सकते हैं। इस आकृति में देख सकते हैं हम ये पानी और लवण मूल रोम द्वारा जड़ों की कोशिका में और कोशिका भित्ति के मार्ग से जलवाहिनियों तक पहुंच रहा है 2 मार्गों द्वारा, एपोप्लास्टिक एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे द्वारा पानी और लवण जलवाहिनियों तक पहुंचता है। अब इस जलवाहिनियों का भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये जलवाहिनियाँ कैसी दिखती हैं, इसके लिए देख सकते हैं हम इस प्रकार दिखती हैं जलवाहिनियाँ और पानी को ऊपर की तरफ ले जा रही हैं। इस प्रकार अवशोषित किया हुआ जल वनस्पतियों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाया जाता है। दूसरा जल परिवहन, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, यह किस प्रकार होता है। वनस्पतियों की पत्तियों पर उपस्थित पर्णरंध्रों की सहायता से वाष्प के रूप में पानी का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प का उत्सर्जन। पत्तियों पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे हम पर्णरंध्र कहते हैं। ये 2 बाह्य आवरण युक्त कोशिकाओं की बनी हुई होती हैं, इन्हें हम रक्षक कोशिका कहते हैं।
वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा पर्णरंध्रों द्वारा पानी वातावरण में उत्सर्जित होता है। इस कारण पत्तियों की बाहरी त्वचा में पानी की मात्रा कम हो जाती है। पानी के इस अनुपात को सही रखने के लिए जल वाहिनियों द्वारा पानी पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। वाष्पोच्छ्वास की क्रिया द्वारा पानी व खनिज को अवशोषित करने तथा सभी भागों में पहुंचाने में मदद होती है तथा मूली दाब के परिणाम स्वरूप रात के समय पानी ऊपर की ओर चढ़ने का महत्वपूर्ण कार्य होता है। हम पर्णरंध्र के ओपनिंग एंड क्लोजिंग का प्रोसेस देख सकते हैं। पत्तियों की पृष्ठभाग पर पर्णरंध्र पाया जाता है, जिसे हम माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं। 2 रक्षक कोशिकाओं द्वारा घिरा हुआ होता है। इसके माध्यम से पत्तियां पानी का वाष्पोत्सर्जन करती हैं। जड़ों द्वारा अवशोषित पानी पत्तियों में पहुंचाया जाता है और पत्तियों में जो खाली स्थान पाया जाता है वहां पर यह पानी भर जाता है, जल भर जाता है और सुबह के समय, दोपहर के समय धूप में ये पत्तियों की इन छोटे छोटे पर्णरंध्रों द्वारा पानी का वाष्पीकरण होते रहता है। पानी का अनुपात समान रहे इसलिए जड़ों द्वारा पानी पहुंचाया जाता है। पानी में जो वनस्पतियां होती हैं, सबमर्ज जो प्लांट्स होते हैं, उनमें ये पर्णरंध्र नहीं पाए जाते। कुछ रोचक तथ्य हैं। ओक नामक वनस्पति 1 वर्ष में अपनी पत्तियों द्वारा 1,51,000 लीटर पानी का वाष्पोत्सर्जन करती है। 1 एकड़ क्षेत्र में उगाई गई मक्के की फसल दिन में 11,400 से 15,100 लीटर पानी का उत्सर्जन करती है। इसीलिए हम ऐसा महसूस करते हैं जब हम किसी बड़े वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं तो वहाँ का जो वातावरण होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। वो वाष्पोत्सर्जन के कारण ही होता है। अब हम देखेंगे कि वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। जल वाहिनियों द्वारा जल का परिवहन होता है और रस वाहिनियों द्वारा अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन होता है वनस्पतियों में। उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो है। पत्तियों में तैयार भोजन प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है। यहाँ पर हम इस वीडियो में देख सकते हैं पत्तियों में जो भोजन तैयार होता है वो प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाया जाता है। अमीनो अम्ल को छोड़कर अतिरिक्त भोजन जड़ों, फलों, बीजों में संग्रहित होता है और यह रस वाहिनियों द्वारा किया जाता है। रस वाहिनियाँ ऊपर और नीचे दोनों दिशाओं में गमन करती हैं, अतः इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और यह ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। एटीपी की मदद से जब अन्य द्रव्य का वहन होता है तब परासरण की क्रिया द्वारा पानी कोशिकाओं में प्रवेश करती है। फलस्वरूप अन्य द्रव्य व पानी से भरी कोशिका की दीवारों पर दाब बढ़ता है और सटी हुई कम दाब वाली कोशिका में अन्य द्रव्य भेज दिए जाते हैं। यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। इस प्रकार वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। यहाँ पर जो रसवाहिनी दिखाई गई है उसमें छोटे छोटे प्लेट्स होते हैं, रंध्रमय प्लेट्स होते हैं, जहाँ से अन्न व अन्य पदार्थों का वहन होता है। पत्तियों द्वारा बनाया गया भोजन, भोज्य पदार्थ इन रसवाहिनियों में भेज दिया जाता है। ऊर्जा के रूप में एटीपी का उपयोग होता है। जब ये कोशिकाएं पदार्थों से भर जाती हैं तब जल वाहिनियों द्वारा लाया हुआ जल इस कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे क्या होता है, एक उच्च दाब वाला क्षेत्र का निर्माण होता है और इस दाब के कारण नीचे वाली कोशिकाओं पर दाब का निर्माण होता है और भोजन व जल
नीचे की कोशिका या फिर ऊपर की कोशिकाओं में धकेल दिया जाता है और इस प्रकार पौधे के सभी भागों तक अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन होता है। वीडियो में हम देख सकते हैं उच्च दाब के क्षेत्र का निर्माण हो रहा है, जिससे नीचे की तरफ इन कणों को, पदार्थों को भेज दिया जाता है और इस प्रकार यह परिवहन निरंतर चलते रहता है। वनस्पतियों में जल व अन्न का परिवहन किस प्रकार होता है, यह हमने देखा है। अब हम वनस्पतियों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। उत्सर्जन का यह अर्थ होता है कि जो पदार्थ हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, जिसे हम अपने शरीर में नहीं रख सकते, उसे हम उत्सर्जित कर देते हैं। उसी प्रकार वनस्पतियाँ भी उत्सर्जन का कार्य करती हैं, मगर उनके शरीर में ऐसे कोई विशेष अंग नहीं होते जिनके द्वारा ये उत्सर्जन किया जाए। अवांछित पदार्थों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वनस्पतियों में प्राणियों की तरह उत्सर्जन अंग नहीं होते, इसीलिए इनमें सरल प्रक्रिया द्वारा उत्सर्जन होता है। वनस्पतियां जड़ों, पत्तियों व जीर्ण जलवाहिनियों की सहायता से उत्सर्जन करती हैं। उत्सर्जित पदार्थ पत्तियों की रिक्तिकाओं, फूल, फल व तने की छालों में संग्रहित किए जाते हैं व कुछ समय पश्चात ये अंग झड़ जाते हैं। हमने देखा है कि वनस्पतियों में पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और झड़ जाती हैं, और कुछ जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं उन पे जो छाल होता है वो गिर जाता है और अंदर का तना बाहर हमें दिखाई देता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि वनस्पतियां किस प्रकार उत्सर्जन करती हैं। जो गैसीय अवांछित पदार्थ होता है, गैसीय रूप में होता है, वह पत्तियों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। पत्तियों पर जो पर्णरंध्र होते हैं, जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं, उसके माध्यम से गैसीय अपशिष्ट पदार्थ वातावरण में निकाल दिए जाते हैं और पत्तियों में जो अपशिष्ट इकट्ठा किया जाता है, जिसके कारण पत्तियां पीली होकर झड़ जाती हैं। जीर्ण जलवाहिनियों में अपशिष्ट पदार्थ को स्टोर कर दिया जाता है, जिसे हम राल या गोंद कहते हैं। ये हम पौधों के तनों पर देख सकते हैं। कुछ पत्तियों को तोड़ने पर, पौधों की पत्तियों को तोड़ने पर दूध जैसा पदार्थ निकलता है, जिसे हम रबर कहते हैं। जड़ों द्वारा भी उत्सर्जन किया जाता है। जड़ें जो है कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में उत्सर्जित कर देती हैं। कुछ पौधों पर छोटे छोटे कांटों की तरह रेफाइट्स होते हैं, सुई के आकार के, कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने हुए होते हैं। उदाहरण के लिए अरुई के पत्ते, प्याज की बाहरी त्वचा, इसे हम छूते हैं तो हमें खुजली जैसा एहसास होता है। वनस्पतियों के कुछ अपशिष्ट मानव के लिए उपयोगी साबित होते हैं, जैसे नीलगिरी के पत्तों से नीलगिरी का तेल निकाला जाता है। चंदन की लकड़ी से भी तेल निकाला। वनस्पतियों द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जैसे राल, गोंद, तेल, रबर व रेफाइट्स, यहाँ पर हम आकृतियों में देख सकते हैं। रबर, रेफाइट्स, राल, नीलगिरी का तेल, चंदन का तेल और बहुत सारे बीजों से भी तेल निकालकर हम उसे खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग में लाते हैं। स्वाध्याय के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। वनस्पतियों में मूलीय दाब द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है, स्पष्ट करो। वाष्पोत्सर्जन पर टिप्पणी लिखो। वनस्पतियों में अन्न व अन्य पदार्थों का परिवहन की प्रक्रिया लिखो। वनस्पतियों में उत्सर्जन किस प्रकार होता है। वानस्पतिक उत्सर्जित पदार्थों के नाम लिखो व उनके उपयोग बताओ। यहाँ पर हम इस घटक को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।